जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसका मतलब है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित। इस सेशन के अंतर्गत ना हम लोग राष्ट्रीय उद्यान और जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। और हमारे लिए महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि जब हम ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क को जानना शुरू करें तो ये भी जाने कि ये किसी न किसी पेड़ पौधे या किसी न किसी जानवर को संरक्षित करने के लिए ही बनाए जाते होंगे। मतलब इसके अलावा इसका क्या ही उद्देश्य हो सकता है कि कहीं पर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाए। आप लोग कमेंट में एक बार लिख दीजिए कि प्लीज सभी लोग रिफ्रेश कर लें ताकि सभी को यह सेशन दिखने लग जाए। जैसा कि मैंने कहा कि देखो दोस्तों, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम लोग भारत के अंदर बात करते हैं नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये फॉरेस्ट के अंदर होते हैं। और फॉरेस्ट आपको पता है संगामी सूची का विषय है। संगामी सूची अथवा जिसे समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि जहां पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल केंद्र ही कानून बना सकता है, केवल और केवल राज्य ही कानून बना सकता है। दोनों कानून बना सकते हैं। अपने केंद्र के स्तर पर कानून बनाएगा, राज्य के स्तर पर कानून बनाएगा। कानून बनने की बात है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं जो मैं आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा था एक दिन, कि जो नेशनल पार्क होते हैं ना, नेशनल पार्क की एक विशेषता है। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है हिंदी में जैव संरक्षित क्षेत्र। जैव संरक्षित क्षेत्र को बनाने के पीछे जो हमारा प्रमुख उद्देश्य है वो है पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। यानी कुल मिलाकर के हमने किसी भी जगह पर वहां पर रहने वाले जीव जंतुओं अथवा पेड़ पौधों को संरक्षित करने की बात कही। अब इसके लिए हम 3 अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत हो सकता है नेशनल पार्क भी। नेशनल पार्क को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो एक तो ये राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है। दूसरा जो इसी की कैटेगरी है, उस कैटेगरी में हो सकता है कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब होता है, हो सकता है कोई वन्य जीव अभयारण्य, और अथवा इसके अंतर्गत ही हो सकता है कोई ना कोई बर्ड सेंचुरी भी। बर्ड सेंचुरी का मतलब होता है पक्षी अभयारण्य। तो अब देखिए, कोई भी नेशनल पार्क के अंदर वास्तव में किसी न किसी जानवर को संरक्षित करने के लिए नेशनल पार्क को बनाया जाता है। तो नेशनल पार्क एनिमल प्रोटेक्शन के लिए होता है, जानवर के संरक्षण के लिए। विशेषता है ऐसे जानवर जो जंगली होते हैं, मतलब जो घरों के आसपास नहीं पाए जाते लेकिन जंगल में पाए जाते हैं, जैसे शेर, भालू, चीता, है ना, गैंडा, हाथी। अब हाथी को एक घर में रखने की चीज थोड़ी ना, हाथी तो जंगल में ही होगा, या गैंडा जंगल में ही होगा। गैंडा कौन पालता है? या गाय भैंस जैसे तो होता नहीं कि जो इंसानों के साथ रहे। तो मेरे ख्याल से आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा कि जो एनिमल प्रोटेक्शन की बात है, एनिमल प्रोटेक्शन का मतलब हम बात कर रहे हैं वन्य जीव सुरक्षा की, वो नेशनल पार्क के माध्यम से होती है। फिर दूसरा आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको हम लोग वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। वन्य जीव अभयारण्य जो है, वन्य जीव अभयारण्य में हम लोग नाम लिखा हुआ है वन्य जीव, तो आप ये मत सोचिएगा यहां पर फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा फौना, फ्लोरा एंड फौना का मतलब होता है फ्लावर। तो फ्लोरा एंड फौना का प्रोटेक्शन, यानी कह सकते हो आप कि कुल मिलाकर के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए पौधे का संरक्षण। और पौधे का संरक्षण इसलिए भी किया जाता है,
कुल मिलाकर के आप ये भी कह सकते हो, अरे ये मैंने फ्लावर लिख दिया गलती से, इसमें यहां पर लिखना था मुझे प्लांट। तो पौधे का संरक्षण इसलिए भी किया जाता है क्योंकि बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनमें आयुर्वेदिक गुण होते हैं। आयुर्वेदिक गुणों वाले पौधों को संरक्षित करना जरूरी है। जैसे तुलसी, नॉट तुर्की, तुलसी में होते हैं आयुर्वेदिक गुण, लेकिन तुलसी भी अलग अलग तरह की पाई जाती है। आपने देखा होगा एक लाल पत्ते वाली तुलसी होती है, हरे पत्ते वाली तुलसी होती है, फिर जंगली तुलसी अलग होती है, उसके बहुत चौड़े चौड़े हरे पत्ते होते हैं, वो तुलसी अलग है। अब अलग अलग तुलसी के अलग अलग गुण होंगे, तो उनको संरक्षित करना भी जरूरी है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य ये वास्तव में पौधों को संरक्षित कर, और पक्षी अभ्यारण्य तो नाम से ही क्लियर है कि टू प्रोटेक्ट बर्ड्स, है ना। तो बर्ड प्रोटेक्शन यहां पर हमारा प्राइमरी मोटिव होता है कि पक्षी संरक्षण। अच्छा, पक्षियों को संरक्षित करने के बारे में इसलिए भी सरकार सोचती है क्योंकि पक्षी कभी भी किसी देश में एक जगह के नहीं रहते। पक्षी पता नहीं कहां कहां से उड़कर आते हैं। आपने सुना होगा माइग्रेटरी बर्ड्स, है ना। तो माइग्रेटरी बर्ड्स पता चले ऑस्ट्रेलिया से उड़कर भारत में आ रहे हैं, या यूरोपीय पक्षी भी भारत में आ रहे हैं। कई सारे ऐसे भी पक्षी हो रहे हैं जो महासागरों के ऊपर से उड़ करके अफ्रीका की तरफ से भारत में आते हैं। इन सभी पक्षियों का निवास है भारत में। माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, कुछ समय तक भारत में रहते हैं और फिर वो झुंड के झुंड पक्षी अपने देश को उड़ जाते हैं। इन पक्षियों का संरक्षण भी जरूरी है। जैसे बस्टर्ड बस्टर्ड एक पक्षी होता है, उस बस्टर्ड पक्षी को संरक्षित करना जरूरी है। पर कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं जो बाहर से आते हैं। जैसे भूटान में जो कौवा पाया जाता है, उस कौवा को रेवन कहते हैं। हमारे यहाँ जो कौवा पाया जाता है उसको क्रो कहते हैं। अब क्रो ब्लैक भी होता है, काला कौवा, लेकिन भूटान का जो काला कौवा है उसे रेवन कहते हैं, और भूटान के राष्ट्र का राष्ट्रीय पक्षी है, वो नेशनल बर्ड है वहां पे। तो कुल मिलाकर के कोई भी जैव संरक्षित क्षेत्र को बनाने का प्राइमरी मोटिव या मुख्य उद्देश्य यही है, टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, टू प्रोटेक्ट इको सिस्टम। इसी का अर्थ होता है पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण। बेहद महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जरूरी भी। खैर, अब देखो दोस्तों, अभी ये तो मैंने आपको बता दिया कि जैव संरक्षित क्षेत्र भारत में पहला कौन सा था। जैव संरक्षित क्षेत्र तो भारत में पहला था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को बनाया गया था 1986 में। लेकिन अभी आगे चल करके हम बताएंगे जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जो जैव संरक्षित क्षेत्र हैं उनमें से कितने जैव संरक्षित क्षेत्र अभी भारत में हैं। सबसे पहला तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। जैसे नेशनल पार्क की बात करें तो अभी भारत में टोटल 106 नेशनल पार्क हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो खैर 589 के आसपास है, यानी 589 के आसपास, और बर्ड सेंचुरीज भी उन्हीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर होते हैं। तो पर आपको सबकी लिस्ट याद नहीं रखनी, आपको याद रखना है कि पिछले 6-7 महीने में न्यूज में कौन रहा है। हाँ, नेशनल पार्क की लिस्ट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि नेशनल पार्क में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कई बार कि ये नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो राज्य का नाम पूछेगा, कोई जिले का नाम नहीं पूछेगा, क्योंकि नेशनल पार्क आमतौर पर एक या एक से ज्यादा जिले में होते हैं, और एक या एक से ज्यादा जिले में होते ही हैं। एक बहुत खास बात यह है कि कई बार एक या एक से ज्यादा राज्य में होते हैं, और अगर एक से अधिक राज्य में है तो एक से अधिक राज्य में होने के कारण उसके 2 अलग अलग नाम होंगे, जबकि जंगल एक ही होगा। तो ये मैं आपको अभी बताऊंगा, आपको इसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। तो आगे चल करके हम लोग यहां पर डिस्कशन को और आगे ले चलते हैं। एक सेकेंड, हाँ। चलो, तो हाँ यार, यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ है, ठीक बताया आपने। वो फ्लोरा फौना साथ में आ जाता है ना, तो मैं फ्लोरा फौना लिख दिया, जबकि मुझे लिखना सिर्फ फ्लोरा ही था, और फ्लोरा के आगे यहाँ पे प्लांट लिखना था। थैंक यू जो हमारे स्टूडेंट ने याद दिलाया। मैं दोबारा इसको पढ़ता तो डेफिनेटली याद आता। मुझे प्लांट लिखना था, फ्लोरा प्रोटेक्शन,
क्योंकि यही लिखा हुआ आता ही है। पौधे का संरक्षण, मैं हिंदी में सही लिखा हुआ हूं, लेकिन मेरे दिमाग में फ्लोरा फौना चल रहा है, क्योंकि हम फ्लोरा फौना इसको बोलते रहते हैं ना फ्लो में, इसलिए। ठीक है, अच्छा याद दिलवाया आपने, थैंक यू सो मच। तो फ्लोरा प्रोटेक्शन मतलब पौधों का संरक्षण होना चाहिए। मैंने प्लांट बताया भी, उसके बावजूद वो फौना जो है, होता है ना कि आपके दिमाग में चल रही होती है पिक्चर। खैर देखो दोस्तों, सरकार का काम है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करना। ये एक इंटरनेट पर पिक्चर मिली थी मुझे, जो इंटरनेट पे पिक्चर थी, इस इंटरनेट पे पिक्चर को मैंने यहाँ पे रख दिया है। जैसे नेशनल पार्क का मैंने बताया आपको कि कोई वाइल्ड एनिमल स्पीशीज यानी कोई जंगली जानवर के लिए नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है। सेंचुरी स्पीशीज ओरिएंटेड होती है, जैसे कोई पौधा, और बायोस्फीयर रिजर्व इकोसिस्टम, मतलब कि जानवर भी हो सकते हैं, पौधे भी हो सकते हैं। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि जो जंगल होते हैं ना, उन जंगलों में होता है या नेशनल पार्क में होता है कोर जोन और बफर जोन। ठीक है, कोर जोन और बफर जोन का जो कंसेप्ट है उसमें याद रखिए कि जैसे अगर मान लीजिए मैंने कहा कि कोई नेशनल पार्क है, हिंदी में नेशनल पार्क को कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान कोर जोन और बफर जोन में बटा हुआ है। कोर जोन का मतलब होता है पूरा जंगल, और बफर जोन का मतलब जहां पर इंसान अपनी गतिविधि करते हैं। इनको हिंदी में भी यही कहा जाता है, अगर आप हिंदी में भी कभी पढ़ोगे तो कोर जोन और बफर जोन के नाम से इनको जाना जाता है। कोर जोन और बफर जोन। तो कोर जोन में कभी भी इंसानों को जाने की अनुमति नहीं होती जब तक कि उनको वन विभाग इजाजत नहीं दे देता। वन विभाग अगर आज्ञा देता है तो आप जा सकते हैं, कोर जोन में घूम सकते हैं, या फिर टूरिज्म हो सकता है कोर जोन के अंदर। जैसे आप जंगलों में जाएं तो नेशनल पार्क में आपको वाइल्ड लाइफ सफारी मिलती है। वाइल्ड लाइफ सफारी को ना बनाने का उद्देश्य यही था कि इंसानों को कोर जोन में घूमने को मिले, लेकिन वाइल्ड लाइफ सफारी के अंदर आप कभी जिप्सी से उतर के नहीं घूम सकते। ये बात आपको पता होगी। अगर आप में से कोई कभी वाइल्ड लाइफ सफारी गया होगा तो उसको एक आइडिया ये बात का होगा कि आप जिप्सी से नीचे नहीं उतर सकते जब तक कि आप जिप्सी पर नहीं हो, और जब तक कि आप मतलब जिप्सी पर हो तब से आप घूम सकते हो, पर उस जोन के बाहर आने के बाद ही आप जिप्सी से नीचे उतर सकते हो। ठीक है, तो कोर जोन में नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, बिना इजाजत के, नो ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, और बफर जोन में ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है। कई बार ऐसा होता है ना, देखो दोस्तों, हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो जनजातियां बहुत सालों से जंगलों में ही रहती आ रही हैं, जैसे भील। अब भीलों को जंगल से निकाल तो नहीं सकते ना, तो वो अगर जंगल में रह रहे हैं तो उनके रहने वाले एरिया को हम बफर जोन कहेंगे। वहां पर इंसानी गतिविधि चल रही है, लेकिन उसके आसपास का जो जंगल होता है वहां तो भील भी रात में नहीं जाते। भील भी अपने गिने चुने स्थानों पर ही जंगल के अंदर जाते होंगे, या कोई भी जनजाति अपने गिने चुने स्थानों पर ही जंगल में जाती होगी। तो हमेशा याद रखिएगा, ये एक खास जोन है और इस खास जोन के अंदर ही घूमा जा सकता है। तो नेशनल पार्क, जिसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ये खास बात होती है, कोर जोन और बफर जोन वाली। एक बार प्रश्न पूछा हुआ है इसके ऊपर से। खैर अभी देखो, हमारे सरकार का उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों की प्रभावी रूप से रक्षा करना। इसलिए 1972 में हम लेकर के आए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसी को कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब हम लोगों ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया, तो फिर हमें सबसे पहले जिस प्रजाति को बचाना था उस प्रजाति का नाम था टाइगर। अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि टाइगर को बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कुछ प्रावधान बनाए गए। अब उन प्रावधानों में प्रमुख उद्देश्य टाइगर की सुरक्षा। तो प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट को शुरू किया गया 1992 में, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल को शुरू किया गया 2009 में। क्यों हम ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे? क्योंकि हमें इन जानवरों की घटती हुई जनसंख्या पर फोकस करना था और अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना था। तो ये पूछा जाता है कि 1973 में कौन सा प्रोजेक्ट आया था? तो याद रखिए 1973 में जो प्रोजेक्ट आया वो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट टाइगर। क्लियर हुआ? एक सेकेंड, हाँ
संजय का एक बहुत अच्छा डाउट है, उस पर मैं आंसर कर दूं। कह रहे हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होगा उसके अंदर ये तीनों होंगे। नहीं, एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ही कोई भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या एक कोई भी बर्ड सेंचुरी हो सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है, हो सकता है कोई बायोस्फीयर रिजर्व से हटकर हो। पर मेरे कहने का मतलब कि बायोस्फीयर में दोनों तरह की लाइफ को बचाने की कोशिश की जाती है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चूंकि प्लांट को बचाने के लिए है, लेकिन नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी एनिमल को बचाने के लिए है। अच्छा, पक्षी भी तो एक तरह का एनिमल ही है, एनिमल किंगडम के अंतर्गत आता है। तो इन दोनों को बचाने वाली ये चीजें, दोनों को बचाने वाली चीजें हो सकती हैं हमारे बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक तरह से कह सकते हो मदर बॉडी है। इस मदर बॉडी के अंदर कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है। जैसे हम ये कहते हैं कि हम लोग अपने घर में अपने पापा के साथ रहते हैं, पापा से नीचे ही हम, हो सकता है किसी के पापा ही ना हो। वैसा ही है कि किसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कोई नेशनल पार्क ना हो, पर वो नेशनल पार्क तो हो ही सकता है। वो कहीं ना कहीं से घोषित किया हुआ है, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा घोषित हो, चाहे राज्य सरकार द्वारा घोषित हो, लाइक दिस। चलो खैर, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, इन दोनों के नाम याद रखिए। एग्जाम में सीधे सीधे उठा करके पूछा जाता है, तो तब मत कहिएगा कि सर हमें पता नहीं था, बिकॉज आपने बताया नहीं था। ये देखिए यहां पर, ये प्रोजेक्ट टाइगर है, ये है प्रोजेक्ट टाइगर। इसको 1973 में शुरू किया गया। और फिर है प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये 1992 में शुरू किया गया। आप इनका हिंदी भी देख सकते हो। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर और 1992 में हम लोगों ने शुरू किया प्रोजेक्ट हाथी या प्रोजेक्ट एलिफेंट। एक बात जरूर जो यहां पर आपको फोकस करनी है वो ये कि यहां लिखा हुआ है कि भारत में अभी टोटल 104 नेशनल पार्क है। भारत में 104 नहीं, टोटल 106 नेशनल पार्क हैं एज ऑफ नाउ। तो यहां पर मैं सुधार देता हूं इसे। भारत में टोटल अभी के हिसाब से 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 106 नेशनल पार्क में आपको पता है अभी इस टाइम पे क्या क्या है? लेट्स से मैं कह रहा हूं कि भारत के राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क बनाया गया था सन 1936 में। 1936 में हमारे यहाँ पर ब्रिटिश लोग शासन करते थे। उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में एक जगह आती है रामनगर, है ना, वहां पर है हैली नेशनल पार्क, कुमाऊं क्षेत्र में। फिर हैली का नाम चेंज कर दिया गया एक पर्यावरणविद के नाम पर, उनका नाम था जिम कॉर्बेट। तो हैली का नाम जिम कॉर्बेट कर दिया गया। फिर वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रहा 2019-20 तक। 2020 में सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया और कहा कि यार जिम कॉर्बेट का नाम चेंज कर देते हैं वहां बहने वाली नदी के नाम पर। तो रामगंगा नदी नाम बहती है और रामगंगा नदी के नाम पे चेंज कर दिया गया नाम, तो वह जिम कॉर्बेट से अब रामगंगा हो गया है। तो कुल मिला के ये समझिए कि एक जर्नी रही है ना, पहले उसका नाम हैली था, फिर जिम कॉर्बेट हुआ, फिर उसका रामगंगा हो गया। क्लियर? अब देखो 106 जो राष्ट्रीय उद्यान है, 106 राष्ट्रीय उद्यान हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उनमें जो जो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं उन पर हम लोग थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। जैसे 2021 के डेटाबेस को देखिए, तो 2021 के डेटाबेस के हिसाब से भारत में लगभग 45,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र आता है नेशनल पार्क की कैटेगरी में, और भारत में टोटल 106 हैं। तो जो लेटेस्ट हैं उनमें असम का है देहिंग पटकाई और रायमोना भी असम का ही है। तो टोटल मिलाकर के असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। असम में काजीरंगा भी है, असम में ओरंग भी है जिसको मिनी काजीरंगा कहते हैं, फिर उसके बाद मानस है, नामेरी है, दिब्रू साइखोवा है, देहिंग पटकाई है और रायमोना है। तो इस तरह से टोटल 7 नेशनल पार्क है। अभी मैं आपको बताऊंगा, लिख करके भी आपको दे दूंगा। आगे बढ़े एक और कंसेप्ट, हाँ, ये अभिषेक यादव नाम का एक क्रांतिकारी स्टूडेंट है हमारे पास। वो कह रहा है कि जो पीडीएफ लिखा लिखा देते हैं वो मत दिया कीजिए, बिकॉज जो आप लिख करके पढ़ाते हैं उतना ठीक है। भाई साहब हम समझाते हैं,
हमारा काम है समझाने का किसी चीज को, हमारा काम है एक्सप्लेन करने का। उसको आप जान लीजिए और बाकी आपके रिवीजन के लिए पीडीएफ दे देते हैं ताकि आप रिवाइज करो तो उस समय अटको ना। क्या है, खैर। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, आप में से जिस किसी को भी अपना कोर्स चेंज करवाना हो, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपका कोर्स चेंज करवा दूंगा। वैलिडिटी उतनी ही रहेगी जितनी आपकी एग्जामिनेशन के हिसाब से मिली है। कोर्स चेंज करवाना हो, मेरे से नहीं पढ़ना ना, आप बता दो, आपको मिल जाएगा, कोई और फैकल्टी पढ़ा देगा मस्त आराम से। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है डियर। आप बस लिख दो कि सर हमको पीडीएफ में लिखा लिखाया मत दिया कीजिए, मेल लिख दो एक कि सर पीडीएफ में लिखा लिखाया मत दीजिए, जो आप लिखते हैं केवल वही 2 पेज का पीडीएफ दे दीजिए, उतना ही हमको जानना है, तो हम आपको वही दे देंगे, बस लिख के दे दो अपनी तरफ से। ठीक है ना। और मैं आपका कोर्स भी चेंज करवा दूंगा अगर आप में से किसी को ऐसा है तो। अच्छा, कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है? तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वही है जहां सबसे ज्यादा जंगल है, ऐसे याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जंगल जिस राज्य में है वो है मध्य प्रदेश, तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में होंगे? एमपी में। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस यूनियन टेरिटरी में है? तो याद रखिए वो अंडमान और निकोबार में है। और ऐसा कौन सा राज्य है जहां एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। एनपी का मतलब, मैं राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की ही बात कर रहा हूं। पंजाब डज नॉट हैव अ सिंगल नेशनल पार्क भारत में। ये एक छोटी सी बात है पंजाब के बारे में। खैर, मैं यहां पे ना इसी से संबंधित और भी फैक्ट्स आपको बताता हूं, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अब भारत में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो जिम कॉर्बेट की जर्नी ऐसे समझिएगा कि जिम कॉर्बेट को 1936 में जब स्थापित किया गया तो इसका नाम था हेली। फिर 1955 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम कर दिया गया जिम कॉर्बेट। तो ये हो गया जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे जो कि बहुत अच्छे पर्यावरणविद थे, मतलब एक एनवायरमेंटलिस्ट थे, बहुत अच्छे एनवायरमेंटलिस्ट जिम कॉर्बेट हुआ करते थे। फिर सन 2020 में इसका नाम फिर से चेंज किया गया और अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, एनपी का मतलब नेशनल पार्क। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। और एक और कंसेप्ट जो है वो भी आप देखिएगा यहाँ पे, और आपको बहुत मजा आएगा ये जानने में। ये तो लिस्ट है हमने जो दे दी है आपके लिए। जैसे देखिए, अब आप लोग एबीसीडी प्लीज मत लिखिएगा, आंसर मत लिखिए प्लीज, आप केवल अपने मन में आंसर दीजिए, यहां पर मत लिखिए। इनमें से कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है नेपाल में? तो इसका सही आंसर है कि वो है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, चितवन राष्ट्रीय उद्यान इसी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का नाम है नेपाल के अंदर। हालांकि बाकी जो ऑप्शन है जिनमें से बांदीपुर नेशनल पार्क है, तो बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक का नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क ये तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो खैर उत्तराखंड में है, तो ये तो आप जानते ही हो। लेकिन आपको एक लॉजिक बताता हूं जिस लॉजिक को आप आराम से देखोगे और आप समझोगे। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा देखो, मान लीजिए कि ये एमपी सीजी का बॉर्डर है, ऐसे ये क्या है? तो ये है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा बॉर्डर। अब एमपीसीजी बॉर्डर पर, एमपीसीजी, तो एमपीसीजी बॉर्डर पर है एक जंगल। और अब उस जंगल के बारे में खास बात यह है कि ये जंगल एमपी से लेकर के छत्तीसगढ़ दोनों में फैला हुआ है। मान लीजिए कि ऐसे ये जंगल फैला हुआ है इतना। अब देखिए, जो मध्य प्रदेश साइड वाला जंगल है ना, इसको कहा जाता है संजय नेशनल पार्क। संजय, और ये जिस जगह पर है उसका नाम है दुबरी, तो संजय नेशनल पार्क इसको कहते हैं, हिंदी में
संजय राष्ट्रीय उद्यान कहेंगे। और जो इसका साइड छत्तीसगढ़ वाला है वहां इसे कहा जाता है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अब आप खुद ही सोचो, जंगल एक ही है लेकिन राष्ट्रीय उद्यान दो हैं। याद रखिए, जंगल एक ही है, राष्ट्रीय उद्यान दो हैं। तो एक हिस्सा संजय नेशनल पार्क, और ये संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के जिस हिस्से में है वो सीधी जिले और सिंगरौली जिले में आता है। सीधी जिले और सिंगरौली जिले में जहां से ये नेशनल पार्क जिस एरिया में शुरू होता है उस एरिया का नाम है दुबरी। और दूसरा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ वाला साइड तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक बात और, ऐसे ही पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के हिस्से में भी है और महाराष्ट्र के हिस्से में भी है। ऐसे ही जो मैं आपको बता रहा हूं वो भारत और नेपाल की सीमा के बारे में बता रहा हूं। तो जैसे ये भारत और नेपाल सीमा की हम लोग चर्चा करते हैं, इंडिया नेपाल बॉर्डर। इंडिया नेपाल बॉर्डर के बारे में एक बात बता दूं आपको, जैसे ये बॉर्डर है हमारा। अब सोचिए, बिहार जो है ना, बिहार के एक जिले का नाम मैं लेता हूं। बिहार के जिले का नाम है पश्चिमी चंपारण जिला। पश्चिमी चंपारण जिले के अंदर जो एरिया आता है ना, वो एरिया कहलाता है, दोस्तों याद रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसे क्या कहते हैं? वाल्मीकि नेशनल पार्क। और जो इधर ऊपर की तरफ आता है उसे हम लोग कहते हैं चितवन राष्ट्रीय उद्यान। जंगल एक ही है लेकिन बॉर्डर है ना बीच में, पर कोई बात नहीं। अब चितवन नेशनल पार्क वाला एरिया ये आ गया नेपाल के अंडर और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आ गया बिहार के अंदर। और आप सभी जानते हो बिहार तो भारत का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है। तो सभी लोगों को क्लियर हुआ ना कि बॉर्डर पर हो सकते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के बीच में पेंच नेशनल पार्क भी है, जहां से पेंच नाम की एक नदी भी बहती है, जिसके बारे में पूछता है। चलो अब देखिए यहां पे हाँ, इनका जो कोर एरिया है, इनका कोर एरिया वहां की सरकारें डिसाइड कर देती हैं। अरे कोर एरिया का मतलब ऐसा जहां इंसान न जाते हों। जैसे एक बात बताइए, आप अपने घर के पीछे वाले प्लॉट में घूमने के लिए ना जाइए तो वहां पर धीरे धीरे झाड़ियां वगैरह उग आती है ना। अब झाड़ियां उग आएंगी तो उसे आप क्या कहोगे? यार मेरे घर के पीछे वाला प्लॉट पूरा जंगल हो रखा है। सामान्य भाषा में यही कहते हो ना, जंगल की परिभाषा भी यही है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे घर के पीछे वन लगा हुआ है, फॉरेस्ट हो गया है, आप उसे जंगल कहोगे। जंगल का मतलब कहीं पर भी घने पेड़ पौधे जहां इंसानी गतिविधि न होती हो, उसी को कोर एरिया सरकार घोषित कर देती है कि भाई न जाइए। चलो आगे एक पॉइंट है ये कि जो नेशनल पार्क होते हैं और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं उनमें से कौन बड़े हो सकते हैं। अगर एरिया के हिसाब से बात करें अंशुमन, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया 7,800 स्क्वायर किलोमीटर तक का हो सकता है, जबकि नेशनल पार्क का एरिया 5,600 स्क्वायर किलोमीटर तक का ही हो सकता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक मैंने आपको पेज दिखाया था, उस पेज में कंपैरिजन लिखा हुआ था, ये देखिए। तो यहाँ पे कंपैरिजन में देखो, आपके लिए दे दिया है मैंने यहाँ पे जनरल साइज। अच्छा, नेशनल पार्क का तो और छोटा होता है, मैंने शायद, हाँ मैंने इसका बता दिया बायोस्फीयर रिजर्व का। आप देखिए 3,162 स्क्वायर किलोमीटर तक का ही एरिया हो सकता है किसी नेशनल पार्क का, जबकि अगर आप बात करो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 7,818 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर राष्ट्रीय उद्यान हो सकते हैं। किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी नेशनल पार्क हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। चलो फिर आगे बढ़ें। आगे चल करके हम लोग चूंकि क्वेश्चन को कर रहे थे ना, तो उस क्वेश्चन के बाद अब दूसरा क्वेश्चन। आप लोग आंसर मत लिखिए कमेंट सेक्शन में, अपने मन में उत्तर दीजिए, मैं यहाँ पे बताता हूं आपको। देखो, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों ही हैं, ये कौन से राज्य के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु के अंतर्गत।
अब यहां एक और बात है जो हम आपको बताते हैं और वो आप समझिए। जैसे यहां पर ये पूरा हिस्सा है नीलगिरी का और ये वास्तव में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव संरक्षित क्षेत्र। अच्छा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था 1986 में, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। बीआर लिख दिया है, पूरा लिख दूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत 3-4 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। देखो दोस्तों, एक राष्ट्रीय उद्यान आता है जिसका नाम है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जिसको कहते हैं शांत घाटी, ये शांत घाटी केरल में है। फिर उसके बाद दूसरा है जिसे कहते हैं हम लोग इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो इंदिरा गांधी के बारे में तो आप जानते हो, इंदिरा गांधी जी हमारे देश की एक प्रधानमंत्री रही थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। और इसके अलावा मुदुमलाई, तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और मुदुमलाई सेंचुरी भी इसी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो अब देखो, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है। और तो और हाँ, इसका चौथा हिस्सा तो मैंने बताया नहीं, मुक्कुर्थी नेशनल पार्क, तो वो भी नीलगिरी जैव संरक्षित क्षेत्र में आता है। मतलब नीलगिरी का जो जैव संरक्षित क्षेत्र है वो फैला हुआ है केरल से लेकर के तमिलनाडु के इतने एरिया तक, और केरल से लेकर तमिलनाडु के इतने एरिया तक पूरा जो चारों के चारों राष्ट्रीय उद्यान है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्से में। क्लियर हुआ? तो अब एक बात और एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि एक बात बताइए सर, हरियाणा में क्या कोई राष्ट्रीय उद्यान है? हरियाणा में 2 हैं, एक का नाम है कालेसर और एक का नाम है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर हुआ सभी को? तो जो बायोस्फीयर रिजर्व की मैंने डेफिनेशन दी, उस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ये 3 अलग अलग नेशनल पार्क आते हैं। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर भी कोई नेशनल पार्क आ सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व इसलिए बनाया जाता है ताकि वहां पे रिसर्च का काम किया जा सके। जरूरी नहीं है कि हर नेशनल पार्क में रिसर्च का काम होता हो, कोई कोई नेशनल पार्क में रिसर्च का काम नहीं भी होता तो वो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं कहलाता, लेकिन जिन नेशनल पार्क में रिसर्च का काम होता है वो बायोस्फीयर रिजर्व कहलाते हैं। हाँ, बिहार और उत्तर प्रदेश में एक ही है। एक है बिहार में जिसका नाम है वाल्मीकि और एक है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है दुधवा। ये एक एक नेशनल पार्क ही है। आप अपने क्वेश्चन सिर्फ लिखते चलिए, मैं उन क्वेश्चंस को एड्रेस करता चलूंगा। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान वास्तव में महाराष्ट्र के हिस्से में आता है। तो देखिए, नवेगांव नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क जो महाराष्ट्र के हिस्से में है, इसी के जस्ट नीचे एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है ताडोबा। अगर आप लोग आज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों को आज बहुत शानदार कहानी सुनाऊंगा। हमारे पुराने स्टूडेंट ने सुन रखी है, लेकिन नए स्टूडेंट्स के लिए वो सच में बहुत ही अच्छी कहानी होगी। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में तो बहुत सारे हैं, जैसे ग्रीन बटन नेशनल पार्क है, साउथ बटन नेशनल पार्क है, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड का नेशनल पार्क है जो कि कुमाऊं क्षेत्र में आता है। और संजय जी, कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले राजाजी नेशनल पार्क का टोटल एरिया लगभग 824 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। एक बहुत अच्छा बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र है वो। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता, जीवन की विविधता, जहां पर मांसाहारी, शाकाहारी, अलग अलग तरह के जानवर हों, अलग अलग तरह के पौधे हों, उसे जैव विविधता वाला क्षेत्र कहते हैं। हमारा जो पश्चिमी घाट का पूरा जंगल है ना,
गुजरात से लेकर के केरल तक का, गुजरात से तमिलनाडु तक का, ये पूरा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। इसको जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अभिषेक सिंह, मैं भगा दूंगा कौन कौन बिहार से हैं या कौन कौन बंगाल से हैं पूछना शुरू किया तो। मैं सच बता रहा हूं, मुझे क्षेत्रीयता बिल्कुल पसंद नहीं है, और विशेषता है इस बात की तो बिल्कुल भी नहीं कि मैं पंजाबी हूं, मैं हरियाणवी हूं, मैं बिहारी हूं, मैं गुजराती हूं। सबसे पहले भगाऊंगा यहाँ से, और दोबारा कभी क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे। मैं सबको बोल रहा हूँ, केवल मतलब की बात करिए, बेमतलब की बातें की तो मारूंगा जरूर। मतलब मारूंगा बोले तो किक आउट कर दूंगा सेशन से। संदीप जी, आपका डाउट पूछिए प्लीज। बिल्कुल मयूरी, ताडोबा जो है वो विदर्भ क्षेत्र में आता है। देखिए, महाराष्ट्र में काफी लंबे समय से एक मांग रही है। महाराष्ट्र में चूंकि आपको पता है विदर्भ वाला जो क्षेत्र है वो नागपुर के आसपास वाला एरिया है। नागपुर के पास में ही नागपुर, चंद्रपुर, यवतमाल, ये जो एरियाज हैं, इन एरियाज को एक हमेशा एक अलग राज्य बनाने की मांग रही है। क्योंकि अगर कोई नागपुर से महाराष्ट्र की राजधानी जाना भी चाहता है तो उसको लगभग 800 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो कोई व्यक्ति जो गुजरात के बॉर्डर वाला एरिया में रहता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई छत्तीसगढ़ के बॉर्डर वाले एरिया में रहता है महाराष्ट्र में, तो कोई व्यक्ति को मुंबई जाने में कितनी परेशानी होती होगी। ठीक है। बिल्कुल। मांग रही है, पता नहीं वो अचीव होता है कि नहीं होता है। चलिए खैर, आगे बताते हैं हम आपको कुछ और भी चीजें। इनमें से कौन सी नेशनल पार्क की लोकेशन करेक्टली मैच्ड है? तो आप आंसर मत दीजिएगा, मैं दे रहा हूं आंसर, आप टेंशन मत लो। देखो दोस्तों, कालेसर नेशनल पार्क मेघालय में है क्या? बिल्कुल नहीं। कालेसर हरियाणा में है, मेघालय में नहीं है। तो सबसे पहला ये सही आंसर नहीं है। पेरियार नेशनल पार्क तमिलनाडु में है क्या? बिल्कुल नहीं। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। फिर उसके बाद तीसरा है मानस नेशनल पार्क बिहार में है क्या? बिल्कुल नहीं। मानस नेशनल पार्क असम में है। यानी कि ये तमिलनाडु में नहीं, मेघालय में नहीं, बिहार में नहीं। तो इसका मतलब दारा नेशनल पार्क पक्का ही राजस्थान में होगा। जब आपको शुरू के 3 ऑप्शन दिख जाएं कि गलत हैं, तो चौथे ऑप्शन को बिना पढ़े सही टिक मार के आगे निकल जाइएगा। चौथे ऑप्शन को पढ़ने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा अपने। क्लियर हुआ ना सभी को? संदीप जी अगर लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है डियर, है ना। मैं आपको एक बात और बताता हूं, और फिर धीरज आपके डाउट पर आता हूं। दारा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है। दारा नेशनल पार्क ये राजस्थान के हड़ौती में है। हड़ौती आप लोग जानते हो क्या? हड़ौती का मतलब है जहां पर कोटा बूंदी वाला क्षेत्र है, वहां है ये हड़ौती, और उदयपुर की तरफ वाले एरिया में। कोटा, कोटा तो आप जानते होंगे, कोटा हमारे मॉडर्न एजुकेशन कैपिटल के रूप में है आजकल, भाई शिक्षा की राजधानी के रूप में। तो कोटा तो आपको पता ही है ना। आप लोग चाहो तो इस तरह अपने कॉपी पर लिख लिया करो, जब भी मैं कहूं कुछ, जैसे मैंने कहा कि हाड़ौती का मतलब बूंदी और कोटा, तो आप मुझे सुनते सुनते अपनी कॉपी पर इतना तो लिख ही सकते हो कि हाड़ौती मतलब बूंदी और कोटा। किसी क्षेत्र के बारे में बता रहा हूं, जैसे हाड़ौती और मेवाड़ वाले क्षेत्र में ये दारा राष्ट्रीय उद्यान है, और इसके अंदर जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम है मुकुंद्र हिल्स टाइगर रिजर्व। ये भी आप अपनी कॉपी पर फटाफट लिख सकते हैं। पेन कॉपी लेके बैठा करिए, जो भी जानकारी जीएस में मिले उसको फटाफट लिखते चलिए हमारे साथ सुनते सुनते। हड़ौती वाले क्षेत्र में दारा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक टाइगर रिजर्व पाया जाता है जिसको मुकुंद्र हिल्स टाइगर रिजर्व कहते हैं, अथवा इसको मुकुंद्र पहाड़ी टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। अब दारा के अलावा कौन से 4 और राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो सबसे पहले है डेजर्ट, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। एक और है जिसका नाम है केवलादेव घाना, ये जरूर याद रखिएगा, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में ही है, राजस्थान के भरतपुर जिले के आसपास वाले एरिया में। फिर उसके बाद एक और है जिसका नाम है सरिस्का टाइगर रिजर्व या सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो एक हो गया सरिस्का, और सरिस्का के अलावा फिर एक और बचता है जिसका नाम है रणथंभौर।
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में ही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 4 राष्ट्रीय उद्यान यहां और 5वां है दारा। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान इस समय पर राजस्थान में है। क्लियर हुआ? चलो आर दीज सेंचुरी और पार्क्स विच आर बीइंग अपग्रेडेड और टू चेंज पार्क्स और सेंचुरी? नहीं, जनरली सेंचुरी को पार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है, पार्क्स को सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं किया जाता। अच्छा क्वेश्चन है ये। देन आगे चलते हैं। बिल्कुल भरतपुर मथुरा के पास में ही है। भरतपुर वाला जो केवला देव, ये कला देवी सेंचुरी है, इसको आप देखोगे तो ये आगरा और मथुरा के साथ बॉर्डर शेयर करता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सी राज्य में फूल की घाटी राष्ट्रीय उद्यान होगा? तो आप आंसर मत करिए, मैं करता हूं। यहां पर जो एक उत्तराखंड नाम का राज्य है, उस उत्तराखंड नाम के राज्य में वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान है। ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, विश्व विरासत सूची में शामिल है। एक तो ये वैली ऑफ फ्लावर्स भी शामिल है और एक और है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान दिया गया है। अब जैसे मैंने ये फैक्ट बताया आपको कि उत्तराखंड के 2 राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी और नंदा देवी, इनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान दिया गया है। इस चीज को आप अपनी कॉपी पर लिख सकते थे। और आपको अपनी कॉपी पर पता है कैसे कैसे लिखना है? जैसे देखो, आपको ऐसे लिखना है, मैंने बताया फैक्ट, आपने कहा हाँ सर, आपने कहा नंदा देवी, ओके नंदा देवी, और उसके अलावा एक और कौन बताया आपने? अच्छा वैली ऑफ फ्लावर्स, अच्छा चलो वैली ऑफ फ्लावर्स, इसके बारे में क्या बताया? यूनेस्को की सूची में, अच्छा अच्छा ठीक है, यूनेस्को की सूची में शामिल है, इतना लिख लिया फट से। ये होता है स्मार्ट स्टूडेंट। ये नहीं कि सर लिख के पढ़ा दो सारा का सारा। अरे अगर मैं सारा का सारा लिख के पढ़ाने लग गया तो लिखा लिखा है जो पढ़ा हुआ है उसी को 200 रुपए दे करके मार्केट से पढ़ लेते ना। हमारा काम है खूब सारी बातें आपको बताना और आपका काम है उसको फटाफट लिखते चलना, अपनी कॉपी पर कहीं ना कहीं नोट कर लेना। हम आपका इंतजार नहीं करेंगे, आप हमारी बातों को तुरंत जल्दी जल्दी नोट कर लिया कीजिए। और आप 1 से लेके 12वीं तक पढ़े हैं तो इतना तो आदत बन ही गई होगी कि तुरंत चीजों को कॉपी पे लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से काम किया करिए, यही आपका तरीका होगा। चलिए फिर एक और जो हमारे पास वैली ऑफ फ्लावर्स बहुत खूबसूरत है, अगर आप लोग देखें तो इस तरह से आपको ये मिलेगा। अपने जीवन में ना एक बात और नोट कर लीजिए कि आपको मतलब आपको पैसे कमाने इसलिए हैं क्योंकि इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह घूमनी है। कोई इंसान ऐसा नहीं होता इस दुनिया में जो घुमक्कड़ ना हो, कोई इंसान ऐसा नहीं होता जिसको कहानियां सुननी पसंद ना हो ही नहीं सकता कोई इंसान ऐसा। तो घुमक्कड़ भी और कहानियां सुनने वाला भी दोनों बनिए। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जिस राज्य में है उसका नाम है हरियाणा, और हरियाणा में एक और है जिसका नाम है कालेसर, कालेसर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क तो गुड़गांव में है, छोटा सा नेशनल पार्क है, मुश्किल से 3-3.5 किलोमीटर का बस। हमारे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमीस, और हेमीस नेशनल पार्क ये लद्दाख में है, हेमीज राष्ट्रीय उद्यान। चलो और जैसे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है ताडोबा। ताडोबा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है। जैसा मैंने कहा था आपको, चंद्रपुर, नागपुर, यवतमाल ये सब विदर्भ क्षेत्र में आते हैं। तो ये विदर्भ क्षेत्र वाले एरिया में नवेगांव और ताडोबा ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान हैं। फिर एक बहुत बढ़िया सी चर्चा है हमारे सामने एक ये चर्चा है कि इसमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है ईस्ट हिमालय रीजन में सबसे बड़ा जैव संरक्षित क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर है नमदफा। ये एक टाइगर रिजर्व भी है और एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो टाइगर रिजर्व का मतलब होता है दोस्तों, टाइगर रिजर्व का मतलब होता है कि टाइगर के संरक्षण के लिए। अब देखिए
नेशनल पार्क को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था कि किसी जंगली जानवर को संरक्षित करेंगे, टाइगर को संरक्षित कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो एक नेशनल पार्क टाइगर संरक्षण के लिए भी हो सकता है, टाइगर संरक्षण के साथ साथ वही नेशनल पार्क हो सकता है भारत में नेशनल पार्क भी किसी और के संरक्षण के लिए भी हो सकता है, हाथी के संरक्षण के लिए भी हो सकता है। तो नेशनल पार्क का काम ही है जीवों को संरक्षित करना। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है और राजस्थान के 5 की हमने बात बताई थी, सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव घाना, चौथा है डेजर्ट और 5वां है दारा। तो ये आपको याद रहेगा। फिर देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत में एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है और एशियाई सिंहों के लिए जाना जाने वाला गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात के सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र, गुजरात। आप सभी लोगों ने हमसे भारत का भूगोल पढ़ा है और आप सभी जानते हो कि जो काठियावाड़ वाला हिस्सा है वह सौराष्ट्र कहलाता है। तो काठियावाड़ का पठार अथवा काठियावाड़ का प्रायद्वीप अथवा सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में एक जिला आता है जूनागढ़, जूनागढ़ में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। जूनागढ़ और आसपास के कुछ क्षेत्र हैं जैसे वेरावल वगैरह, वहां पर। ठीक है, तो ये सौराष्ट्र कहां है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां है? गुजरात में, सौराष्ट्र में। क्लियर हो गया। अब एक और प्रश्न आएगा हमारे सामने कि भारत में भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कहां स्थित है। देखो दोस्तों, रिवर सिस्टम आपको पढ़ाया था, लॉजिक लगाइए। मैंने कहा था कि कृष्णा नदी की सहायक तुंग भद्रा है, याद आया? और तुंगभद्रा में तुंग और भद्रा दोनों नदियां आपस में मिलती हैं। अब लॉजिक लगाया कि भद्रा नदी है कोई कर्नाटक में जो तुंग में मिलती है, तो तुंगभद्रा बनती है, फिर वही तुंगभद्रा जाकर के कृष्णा में मिल जाती है। इतना हमने पढ़ा था रिवर सिस्टम पढ़ते समय। अब अगर वो वाला लॉजिक यहां लगाया तो आपको समझ में आया कि हाँ यार, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में ही होगी। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है? तो भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में है। एक हाँ धीरज, आपका एक डाउट है कि क्या भारत और नेपाल के बीच में कभी लड़ाइयां होती हैं या कोई इश्यू होते हैं? खटास होती रहती है भारत और नेपाल के बीच में, इसलिए भी होती है क्योंकि नेपाल कई बार चाइना के प्रभाव में आ जाता है और चीन के प्रभाव में आने के बाद वो बहकी बहकी सी बातें करने लगता है। तो एक तो यह आपसी मनमुटाव की वजह बनती है। दूसरा, बिहारियों के साथ जो इशू है वो ये है कि बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बिहार में जनसंख्या घनत्व तो बहुत है, और बिहार के कुछ लोग जो नेपाल की तरफ जाकर शिफ्ट हो गए थे उनको मधेसी कहते हैं। बाद में नेपाल की सरकार ने उन मधेसियों को अपने यहाँ की सिटीजनशिप दे दी, नागरिकता उनको नेपाल की मिल गई। तो अब भारत में नागरिकता के प्रावधान के अंतर्गत ये कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने जाकर दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो मधेसी लोगों ने नेपाल की नागरिकता ली, उनकी भारत की नागरिकता खत्म हो गई। फिर जब दूसरी सरकार आई नेपाल में तो उसने मधेसियों को बाहर करने की बात कही कि मधेसियों को भगा दो। अब मधेसियों के साथ दिक्कत यह कि वो नेपाल के नागरिक हैं परंतु नेपाल से उनको हटाया जा रहा है और भारत के नागरिक वो रहे नहीं क्योंकि उन्होंने नेपाल की नागरिकता ले ली थी। तो भारत आने के लिए उनके पास कोई बेस नहीं बचा। और दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति कहीं रह रहा है तो आप उसको हटाएंगे तो उसको कितनी तकलीफ होगी। उसने घर वहां बना लिया होगा, उसके जान पहचान के लोग वहां रहते होंगे, उसकी जमीनें होंगी। अब अचानक से आपसे कोई कहे कि आप बिहार छोड़ दीजिए और किसी दूसरे राज्य में रहने लग जाइए। चलिए, बिहार वालों के अंदर तो ये क्वालिटी भी होती है कि बिहार वाले किसी भी राज्य में कहीं भी रह सकते हैं। केरल भी चले जाइए तो आपको बिहारी मिल जाएगा, तमिलनाडु भी चले जाइए तो आपको बिहारी जरूर मिल जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं किसी व्यक्ति को जो ऐसे राज्य से आता है जहां के राज्य के लोग बाहर नहीं जाते, जैसे गुजराती लोग कभी गुजरात से निकल के कभी आप नहीं देखोगे कि मध्य प्रदेश में कोई गुजराती रहता हो। थोड़ा बहुत गुजराती रहते हैं, राजस्थान के मारवाड़ी लोग रहते हैं, पर आपने कभी सुना है कोई राजस्थान के बीकानेर का व्यक्ति कहीं और रह रहा हो? वो अपनी जगह पर रहते हैं। ठीक है, तो बिहार के लोग तो फिर भी हर जगह मिलते हैं, लेकिन अन्य जो लोग होते हैं वो अन्य लोग अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते।
हालांकि बिहार के लोगों की एक खासियत है, क्योंकि बिहार जनसंख्या घनत्व के मामले में तो आगे है ही। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। किसी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में डाल सकते हैं, तो उनको निकाल भी सकते हैं क्या? सनी, अगर किसी चीज को बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में डाला गया है तो ये समझ के चलिए कि वहां पर रिसर्च का काम काफी लंबे समय तक चलता है। कोई साल 2 साल की रिसर्च नहीं होती पौधों के ऊपर, जानवरों के ऊपर। तो अक्सर जब भी किसी को रिजर्व लिस्ट में डाला गया, दोबारा उसे हटाया नहीं गया। चलिए फिर गुजरात में उद्योग ज्यादा है। नहीं, गुजराती उद्योग तो है ही। मैं चूंकि गुजरात में रहा हूं और मुझे बिहार वालों के साथ भी रहने का मौका मिला, मैंने गुजरातियों में एक बात देखी है कि गुजराती व्यक्ति अपॉर्चुनिटी की तरफ हमेशा मालिक बनने की चाह से दौड़ता है। गुजरातियों के साथ ये खास बात है कि गुजराती लोग नौकरी के लिए तभी तक कोशिश करेंगे जब तक उनका मन कह रहा है। वो नौकरी के पीछे कभी पागल नहीं होते। किसी गुजराती को आप नहीं देखेंगे कि वह मुखर्जी नगर में पड़ा पड़ा लगभग 4-5 साल, 6 साल, 7 साल लगातार यूपीएससी की तैयारी करे। वो 1 साल 2 साल करेगा, निकला तो ठीक, नहीं निकला तो कनाडा चला जाएगा, यूएस चला जाएगा, वहां पे जाके व्यापार करने लग जाएगा। ये गुजरातियों का खास है। बिहारियों में कर्मठता ज्यादा है पढ़ाई के मामले को लेकर। तो देखिए, हर जगह अलग अलग तरह के लोग होते हैं। अब जैसे लोग राजस्थान में होते हैं, रेगिस्तान में रहने वाले लोग जो जैसलमेर में रहते होंगे, जिस तरह की गर्मी वो झेलते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं, उनकी मजबूती को कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में रह के टच कर पाएगा? कभी नहीं। तो स्वाभाविक है कि भौगोलिक पृष्ठभूमि किसी भी जगह पर रहने वाले लोगों को उस हिसाब से बना देती है। स्वाभाविक है, अंतर है। चलिए फिर आगे चलते हैं दोस्तों। है ना? तो देखिए, मैंने आपको आगे चल करके ये बताना था कि ये देखिए, ये किस राष्ट्रीय उद्यान में स्नो लेपर्ड पाया जाता है। ये बड़ा बढ़िया एक क्वेश्चन बनता है। तो राजस्थान, सॉरी, स्नो लेपर्ड जो है, स्नो लेपर्ड पाया जाता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। वास्तव में स्नो लेपर्ड होता है एक तरह का कैट, तेंदुआ है ये देखो, ये ऐसा होता है, ये है स्नो लेपर्ड। इसकी पूंछ देख रहे हो, ये खूब लंबी पूंछ होती है। ठीक है प्राची, अभी आपके डाउट पर आते हैं। इसकी जो लंबी पूंछ होती है ना, ये लंबी पूंछ इसको चलने वलने में मदद करती है। इसकी आदत है बर्फ में रहने की। एक बार एक बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछा ईपीएफओ के एग्जाम में। उसमें प्रश्न ये पूछा ईपीएफओ में कि ये बताइए, ऐसा कौन सा जानवर है जो केवल अपने निवास स्थान में ही रह सकता है, अगर किसी और जगह पे ले जाएं तो वो मर जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन लिव इन इट्स ओन हैबिटेट, जो केवल अपने निवास स्थान पर ही रह सकता है, वो है हिम तेंदुआ। ऑप्शन में था ये। तो ये कैट फैमिली का आता है ये तेंदुआ। और देखिए, एक तो हेमीज राष्ट्रीय उद्यान में होगा। तो ये देखिए, यहां पर हेमीज राष्ट्रीय उद्यान कहां का राष्ट्रीय उद्यान है? तो आप जानते हैं सभी कि ये लद्दाख का है। दूसरा, यहां पर एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। जैसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में नंदा देवी है ना, वैसे ही नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स के साथ साथ ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान भी है। और तीसरे नंबर पर गंगोत्री। यही कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनमें बर्फ होती है, और बर्फ होने वाली जगह पर ही यह हिम तेंदुआ पाया जाएगा। ठीक है। हाँ प्राची, गंगा की डॉल्फिन से रिलेटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बनाई गई है, वो बिहार के भागलपुर में है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गंगा डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, डॉल्फिन सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काहे कहोगे उसको, तो डॉल्फिन सेंचुरी है भागलपुर में। अगर आपसे कोई पूछे डॉल्फिन का रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो आप पटना बताइएगा। डॉल्फिन रिसर्च होती है पटना में, लेकिन उसकी सेंचुरी है भागलपुर में। बिहार में 2 जगहें हैं, पटना बिहार की राजधानी है, तो बिहार की राजधानी में रिसर्च सेंटर बनाया गया था। ठीक है, अब आपने लिख लिया ना कॉपी में कि डॉल्फिन, देखिए डॉल्फिन की चर्चा हुई तो आपने डॉल्फिन लिखा, हिंदी में डॉल्फिन लिख सकते हो। अभी सर ने कहा है कि रिसर्च कहाँ होती है, रिसर्च होती है पटना में, तो पटना लिख लिया। और इसकी सेंचुरी कहाँ है, यानी कि अभ्यारण्य कहाँ है, तो सेंचुरी ऐसे लिखा, सेंचुरी लिख दिया। और इसकी कहाँ है, भागलपुर, तो इतना लिख लिया, भागलपुर ऐसे लिख लो, खत्म बात। यही रफ में आपको नोट करना होता है। क्लियर है? चलिए,
अभिषेक का एक क्वेश्चन है कि एमपी और यूपी के लोग उद्योग ज्यादा क्यों नहीं करते? एक्सपोजर नाम की चीज होती है अभिषेक। गुजरात में रहने वाले लोगों को समुद्री रास्ता पता है, समुद्र का एक्सेस है गुजरातियों के पास। आज से ही नहीं, इवन जब हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी तब भी उन लोगों के पास व्यापारिक जहाज होते थे और व्यापारिक जहाज से वो मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किया करते थे, आज से 4,500 साल पहले। अगर आज से 4,500 साल पहले भी गुजराती लोग व्यापारी थे और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होता था, कोई नहीं रहता था यहाँ, ये सब जंगल था, तो आप समझ सकते हो ना कि गुजरातियों के डीएनए में है वो चीज। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए जी, आपकी क्लास का टाइम हो रहा है, दूसरी क्लास का। कहानी मैं आपको किसी और दिन सुना दूंगा, जो कहानी मैंने बोला है सुनाने के लिए आप याद करवाइएगा तो वो ठीक है। तो सभी के क्वेश्चन का आंसर हो गया ना दोस्तों? चलिए, तो ये पीडीएफ अभी आपकी लगा देंगे। 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा, वरना हम बता रहे हैं कान पकड़ेंगे आप सभी लोगों का। चलिए, बाय बाय, जय हिंद।